तो आज मध्य हमारा संवाददाता जोड़ाई चुका है रजनीश रंजन। रजनीश, पूरी डिटेल से जानना चाहेंगे कोर्ट रूम में क्या कुछ कार्रवाई हुई। रजनीश, देखिए 10:30 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पांचों माननीय न्यायाधीश अपने कक्ष में पहुंचे और उसके बाद राजीव धवन जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि आज से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाए। उस पर सीजेआई ने कहा कि आज से इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सुनवाई के लिए वो एक शेड्यूल तय करेंगे। और उसके बाद चर्चा होने लगी इस केस के मेरिट को लेकर। तुरंत राजीव धवन ने ये सवाल उठाया कि जो जुडिशियल ऑर्डर था वो 3 जजों की खंडपीठ के लिए था, तो आखिर 5 जजों की जरूरत क्या थी, संविधान पीठ क्यों बनाया गया। उस पर सीजेआई ने ये कहा कि संविधान में उनको ये डिस्क्रिशनरी पावर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनको का इस्तेमाल उन्होंने किया है और अपने विवेक से ये फैसला लेते हुए उन्होंने 5 जजों की खंडपीठ का गठन किया। उसके बाद राजीव धवन ने सवाल पूछा कि जो 5 जजों की खंडपीठ है उसमें एक जज है जस्टिस यू ललित, जो पहले वकील थे और वकील रहते हुए अयोध्या मामले के क्रिमिनल केस की वो पैरवी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 1997 में, जब कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। और ये माना जाता है कि कोई जज वकील रहते हुए किसी केस की पैरवी करता है तो उसी केस में वो दोबारा जजमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके न्यूट्रलिटी पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसको गंभीरता से लिया सीजेआई रंजन गोगोई ने और उन्होंने कहा कि ये अदालत के संज्ञान में इस बात को लाने का शुक्रिया, और यू ललित अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। यानी 5 जजों की खंडपीठ में जस्टिस यू ललित को रिक्यूज कर दिया गया है। अब जब भी खंडपीठ में किसी जज को बदला जाता है तो नया खंडपीठ बनाया जाता है और उसके लिए एक बार फिर से नया बेंच का गठन होगा। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात जो राजीव धवन की ओर से की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि इस केस से जुड़े जो भी कागजात हैं वो या तो उर्दू में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, पर्शियन में लिखे गए हैं या हिंदी में है, उनको अंग्रेजी में उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। और कोर्ट की पूरी जो प्रोसीडिंग है, जो काम करने का जो फंक्शनिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो अंग्रेजी भाषा में होता है। तो इस लिहाज से वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अंग्रेजी में होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने रजिस्ट्री को ये निर्देश दिया है कि वो 29 तारीख तक एक डिटेल्ड रिपोर्ट दें, सबमिट करें और उसमें बताएं कि उन्हें इसमें कितने ट्रांसलेटर की जरूरत है या जो भी उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए उन्हें और कितना समय चाहिए। तो 29 जनवरी को रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देंगे और उसी दिन इस मामले की सुनवाई भी होगी। 5 जजों का एक नया खंडपीठ बनाया जाएगा और 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि शुरुआत में ही राजीव धवन ने जो टेक्निकलिटीज थी, जो टेक्निकल सवाल थे, उस पर उन्होंने टाइम ले लिया है और अब 29 जनवरी तक ये मामला टाल दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो आपने जણાવી દઈએ કે જે કોર્ટરૂમમાં સમગ્ર ટેકનિકલ બાબતો અહીં રાજીવ ધવનથી મૂકવામાં આવી હતી। રાજીવ ધવને આપત્તિ અહીં દર્શાવી હતી કારણ કે અહીં યુ લલિત જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પીઠમાં એક જજ હતા, તેઓએ અગાઉ પણ આ સમગ્ર મામલે 1997 માં આ જ કેસને લઈને ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર તરફથી ક્રિમિનલ કેસ લડ્યો હતો અને તેને લઈને રાજીવ ધવન તરફથી અહીં આ સમગ્ર મામલે આપત્તિ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ આપણે જણાવી દઈએ કે જે સમગ્ર સુનાવણી છે તે આગામી 29મી તારીખ સુધી અહીં મુલતવી રાખવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ જે બીજી વાત અહીં કોર્ટમાં થઈ કે જેમાં કોર્ટ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે જે અલગ અલગ દસ્તાવેજો છે તે દસ્તાવેજો ક્યાં તો હિન્દીમાં લખવામાં આવ્યા છે, ક્યાં તો ફારસીમાં લખવામાં આવ્યા છે, ક્યાં તો અલગ અલગ ભાષામાં તે લખવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને તેનું ટ્રાન્સલેશન જરૂરી છે। તમામ દસ્તાવેજોનું ટ્રાન્સલેશન કરવામાં આવશે અને તેનો ડિટેલ રિપોર્ટ 29મી જાન્યુઆરી સુધી કોર્ટમાં જમા કરાવવામાં આવશે।